हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। फिर से आ गए हूँ आपके सामने एक पर्टिकुलर वीडियो को लेके। और ये पर्टिकुलर वीडियो है क्लास 12 के लिए। टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। लास्ट टॉपिक है इस ईएमआई यूनिट का। यूनिट बेसिकली बोले तो एक चैप्टर का। इसके बाद एसी करेंगे। एसी का पहला पर्टिकुलर वीडियो होगा एसी जनरेटर के ऊपर। उसके बाद आरएमएस करंट, एवरेज करंट, एलसी सर्किट, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, पावर डिसिपेशन, वो सब अपने लोग एसी में खत्म कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका। इसमें बेसिकली क्या होता है, होता है इंडक्शन ही है, होता है इंडक्शन ही। सेल्फ इंडक्शन याद है थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा रिकैप देते हैं। रिकैप के अंदर क्या है, एक पर्टिकुलर कॉइल आपने कंसिडर करी थी इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन में। ठीक, एक बैटरी ली थी। ठीक, और लगा दिया था उसको एक किसी रियोस्टेट के साथ। अब अगर आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हो, कहने का मतलब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हो, तो इसके अंदर से फ्लो होने वाला जो करंट है वो भी चेंज होगा। अगर करंट चेंज होगा तो इसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी भाई। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आई करंट की वजह से इसमें से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसके टर्न्स में से पास हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसके हर टर्न में से क्या होगा, एक फ्लक्स पास आउट होगा, तो यहाँ फ्लक्स मिलेगा आपको। वो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो हर एक टर्न के क्रॉस का फ्लक्स होगा बी ए। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने एन, एक टर्न के क्रॉस का फ्लक्स कितना 5, तो कितना हो जाएगा एन बी ए। तो अगर आपका आई चेंज होगा, इफ आई चेंजेस बी चेंजेस, if B changes, flux changes, and if flux changes, EMF is induced। और अगर EMF इंड्यूस होगा, उसी कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस होना है, उसी कॉइल के अंदर। और अगर EMF इंड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली इसी कॉइल के अक्रॉस एक करंट ऐसा पैदा हो जाएगा जो इसके चेंज को अपोज करेगा, इसके चेंज को अपोज करेगा। तो अगर ये आई आपका इंक्रीज हो रहा होगा तो इसको अपोज करने के लिए करंट इसी की अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। और यही अगर आपका करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो डिक्रीजिंग करंट के लिए करंट आपका उसी के डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। ये समझ लीजिए आप, ये करा था आप लोगों ने सेल्फ इंडक्शन में। सो अब इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या करना है, तो म्यूचुअल इंडक्शन में भी कुछ ऐसा ही है भाई, समझिएगा थोड़ा सा। इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन अपने लोग दो कॉइल्स कंसिडर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। दो कॉइल्स, एक कॉइल आपके पास ये हो गई, ठीक, और दूसरी कॉइल आपके पास ये हो गई भाई। ठीक, इसमें करंट सपोज फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, बट इसमें हमें इंडक्शन करवाना है इस कॉइल की वजह से। अब होगा क्या, सपोज इधर आपके पास कोई एक बैटरी लगी हुई है, यहां पर आपने स्विच लगा दिया एस नाम का, और इधर आपने कनेक्शन कर दिया किसका, गैल्वेनोमीटर का। ठीक, तो क्या होगा, जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे भाई, पहले से आई लिखा हुआ था, स्विच ऑफ रखकर भी तो आई उस समय नहीं होगा, जब स्विच को ऑन करोगे तब आई आएगा। स्विच को ऑन करा, करंट राइज करेगा 0 टू मैक्सिमम वैल्यू तक। कुछ तो टाइम लगेगा ना 0 टू मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के लिए। उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान आपका आई क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। आई क्या हो रहा होगा, चेंज। 0 टू मैक्सिमम तक के लिए, 0 टू मैक्सिमम वैल्यू कोई आपका सपोज इसमें इस बैटरी की वजह से आपका 2 एम्पियर का एक स्टडी करंट फ्लो करेगा कुछ टाइम के बाद। तो स्टडी करंट 2 एम्पियर तक पहुंचने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना। तो 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक के लिए जो टाइम लगा, उस टाइम के दौरान तो आपका आई चेंज कर रहा था, इसका मतलब अब अगर आई चेंज करेगा तो इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, वो भी चेंज करेगी। तो इस करंट को नाम दे दिया I1। तो इस करंट I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गई B1। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 इज ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर I1, दैट बिकम्स म्यू नॉट। इसके अपने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, मान लो N1। N1 आपका यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो N1 इंटू करंट I1। तो दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉइल। और I अगर चेंज होगा तो B चेंज होगा। अब यार इसके पड़ोस में एक दूसरी कॉइल रखी हुई है, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इसमें से भी पास हो रही होंगी, हाँ या ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इसमें से भी पास होंगी तो ध्यान दीजिएगा,
इसके अक्रॉस भी क्या होगा, एक फ्लक्स पैदा हो जाएगा। तो भाई कॉइल 2 के अक्रॉस का जो फ्लक्स होगा वो φ2 होगा, वो किसकी वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड B1 की वजह से होगा, और इसके एरिया में से पास हो रही है, तो इसका एरिया कितना, तो एरिया आपने मान लिया समथिंग A2, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड एरिया A2 में से पास हुई, तो उसके एक टर्न के अक्रॉस का फ्लक्स कितना, B1 इंटू A2। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स आपका जो सेकंड कॉइल का होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स को आपको एक टर्न के फ्लक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो भाई n इंटू φ2 की वैल्यू कितनी, B1 इंटू A2, तो आपको φt का बेस में 2 लगा दिया तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाता है। तो यहां पर अगर I चेंज होगा तो B चेंज होगा भाई, B चेंजेस, and if B changes then flux changes। ठीक, अब अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इसी कॉइल के क्रॉस का होगा, फ्लक्स चेंज हुआ इस कॉइल के क्रॉस का, तो इसी पर्टिकुलर कॉइल में क्या होने वाला है, एक ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। क्या होने वाला है, एक ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, ईएमएफ ई गेट्स इंड्यूस्ड। तो भाई जैसे ही ईएमएफ ई इंड्यूस हो जाएगा तो इसमें ऑटोमेटिकली करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, तो वो करंट आपका समथिंग आ गया आई डैश, समथिंग आ गया आई डैश। हमें कैसे पता चलेगा करंट आ चुका है, तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ तूने तंबूरा सा लगा रखा है, वो क्या है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट्स को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो आपका करंट चेंज हुआ कब के लिए, स्मॉल टाइम के लिए, तो जैसे आप स्विच को ऑन करोगे आपको इधर एक डिफ्लेक्शन नजर आएगा, तो आप ऑटोमेटिकली समझ लोगे कि भाई करंट आपका चेंज हुआ था 0 टू मैक्सिमम वैल्यू तक के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई होगी, मैग्नेटिक फील्ड इसके टर्न्स में से पास हुई तो इसका फ्लक्स चेंज हुआ होगा, और फ्लक्स अगर चेंज हुआ होगा तो इसके अक्रॉस एक ईएमएफ सेटअप हुआ, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ के प्रोड्यूस होने की वजह से ऑटोमेटिकली इसमें करंट आई डैश नाम का इंड्यूस हो जाएगा। करंट इंड्यूस हो गया जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर ने क्या करा, डिफ्लेक्शन शो करा। ठीक, तो B का रिलेशन है किसके साथ, I के साथ, दैट इज B1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। बट फ्लक्स फाई का रिलेशन किसके साथ था, B1 के साथ। तो दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 3। तो क्या दिखा, तो फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 क्या दिख रहा है कि भाई फ्लक्स सीधा सीधा B1 के ऊपर नहीं I1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। भाई I1 अगर चेंज नहीं होगा तो B1 कहां से चेंज होगा, तो आप क्या लिख सकते हो, φt2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, I1। पिछले केस में सेल्फ इंडक्शन के केस में एक ही कॉइल में आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसी कॉइल में आपका करंट प्रोड्यूस हुआ। यहां पर क्या हो रहा है, दूसरी कॉइल में जाके आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ है और उसमें करंट इंड्यूस हुआ। तो ऐसी पर्टिकुलर इंडक्शन प्रोसेस को नाम दिया जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, जहां पर दो कॉइल्स का इन्वॉल्वमेंट हो। तो यहां पर आपके पास क्या निकल के आता है, φt2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, उसमें आपका था कांस्टेंट सेल्फ इंडक्शन, इसमें आपका कांस्टेंट हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस, इसमें कांस्टेंट हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो φt2 विल बी इक्वल टू, एक कांस्टेंट आया कौन सा, m नाम का। तो इसमें आपका जो म्यूचुअल इंडक्शन है कॉइल 2 के ऊपर था, किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो आप यहां पर m21 लगा सकते हो। सिमिलरली इसका उल्टा भी हो सकता है, सपोज अगर इसमें अगर आप करंट प्रोड्यूस करते हो इधर बैटरी लगा के, तो इसको लिखा जाता M12, इसको लिखा जाता M12, और ये क्या बन जाता, ये बन जाता φt, 12 आता 1 और इधर आता I2। उल्टा भी पॉसिबल है, फर्क नहीं है कोई भी। ठीक, तो आपके पास एक फ्लक्स का फॉर्मूला आया, बट आपको तो ये भी पता है ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस का डी फाई टी अपॉन डी टी। तो माइनस का डी ओवर डी टी, फाइव की जगह क्या आ गया, एम आई, एम आई, तो माइनस का एम बाहर आ गया तो डी आई ओवर डी टी बचा। तो इधर आपके पास आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर आती है बात इस m की, तो m का फॉर्मूला दूसरा वाला क्या दिख रहा है आपको, फाई टी अपॉन आई, तो दैट बिकम्स व्हाट, वेबर पर मीटर। ये कुछ कुछ आपका सेल्फ इंडक्टेंस की तरह नहीं है, कुछ कुछ है सर, ये तो पूरा का पूरा, हाँ भाई पूरा का पूरा। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हेनरी भी होगा, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट था। तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट भी क्या आया था, हेनरी आया था, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यूनिट क्या होगा, हेनरी होगा। क्लियर, ये बातें बहुत आसान है यार, म्यूचुअल इंडक्शन बहुत आसान है। अपने लोग ये छोटी सी वीडियो बनाएंगे, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। ठीक है, अब अपने लोग क्या करेंगे, दो क्वेश्चंस करेंगे प्यारे प्यारे से, नन्हे नन्हे से, उसके बाद आपको कंप्लीटली इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा।
वो क्वेश्चंस जो आपको डेरिवेशन के फॉर्म में गिवन है बुक्स में, हम उनको एक क्वेश्चंस के फॉर्म में फ्रेम करेंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन आता है कि फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स, टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स। ठीक है, दो कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स के लिए क्या करो, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो भाई देखो ध्यान से एक बार, एक सॉलिनॉइड ये होगी, तो गंदी बनाई है, बहुत गंदी बनाई है, थोड़ी सी साफ कर ले देख। ठीक, हाँ, एक ये आ गई। ठीक, और दूसरी नन्ही सी छोटी सी ले लो, छोटी सी। दोनों की लेंथ क्या रखी हमने, सेम रखी, दोनों की लेंथ क्या रखी, सेम रखी। ठीक, सपोज किसी एक कॉइल में करंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है आई, सपोज एक कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है आई, और उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने लिए हुए हैं हमने, एन, उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने लिए हुए हैं, एन। ठीक, एरिया कितना है, ये है एरिया, ध्यान से देखिएगा, ये है एरिया, ये बड़ी वाली कॉइल का। तो बड़ी वाली कॉइल का एरिया मैं यहां पर आपको मेंशन करवा देता हूं, कितना दे दो, 8। पर ये छोटी वाली कॉइल है, उसको भी देख लो भाई, उसको भी नजरअंदाज मत करो, उसको भी नोटिस कर लो। उसका एरिया छोटा सा है, उसको नाम दे दिया अपने लोगों ने क्या, A1। ठीक, तो I1 अगर चेंज होगा, I1 अगर चेंज होगा तो I1 के चेंज होने की वजह से उसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल के टर्न्स में से पास हो रही है, तो वहां का फ्लक्स चेंज करेगी। वहां का फ्लक्स अगर चेंज होगा तो उसी पर्टिकुलर कॉइल के क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। इनको अलग अलग करके कुछ इस तरह से देखो, कुछ इस तरह से देखो, ये आपकी ऊपर वाली कॉइल और ये कुछ आपकी छोटी वाली जो कॉइल थी, है ना, कुछ इस तरह से देखो कि अगर ये आपके पास जो करंट है I1 नाम का, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, हाँ या ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही होंगी, तो भाई इसका फ्लक्स चेंज करेंगे। तो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, B1 होगी। तो B1 मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, सीधा सीधा म्यू नॉट N1 I1। बट यहां पर N1 क्या है, N1 क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो N1 अपॉन L, देयरफॉर B1 की वैल्यू क्या बन जाती है, म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1, इक्वेशन नंबर 1। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इसके टर्न्स में से पास हो रही होगी, ध्यान से देखो, बीच के टर्न्स में से पास हो रही होगी। ठीक, तो बीच के टर्न्स में से पास हो रही होगी तो उसका फ्लक्स चेंज करेगी। तो फ्लक्स अक्रॉस 5 2, दैट इज फ्लक्स अक्रॉस 2। तो जब फ्लक्स अक्रॉस 2 होगा वो कितना होगा, 5 2, तो वो कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसके N2। मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रही है वो है B1, और करंट कितना है, करंट आपका, करंट की लेना एरिया, एरिया कितना है छोटी वाली कॉइल का, 8, एरिया कितना है 8। तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए N2, मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, B1, तो उसको रख लिया जाए यहाँ पर म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L इंटू A2, तो दिस बिकम्स 5T, और बाहर क्या आ गया, तो 5T और बाहर आ गया 2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट N1 N2 I1 इंटू A2 डिवाइडेड बाय व्हाट, L। ये आपके पास आ गया फ्लक्स, ये आ गया आपके पास फ्लक्स, किसके क्रॉस का, दूसरी कॉइल के क्रॉस का। करंट चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फॉर्मूला क्या था दूसरा वाला, ऑल्सो 5T2 इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया भी था, M21, और किस करंट की वजह से, I1 करंट की वजह से। तो ये होगी कॉइल 2, तो इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। दोनों को इक्वेट कर लो, तो इक्वेट करोगे अगर, तो इक्वेटिंग सेकंड एंड थर्ड वी गेट, तो क्या मिलेगा, तो M21 I1 will be equal to mu naught N1 N2 I1 into A2 whole divided by what, L। तो I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो M21 will be equal to what, mu1 mu naught N1 N2 A2 upon L। This is the mutual inductance। ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का आ गया फॉर्मूला, किसके लिए, छोटी वाली कॉइल के लिए। इन केस इसका उल्टा होता, फिर इन केस इसका उल्टा होता, सपोज इसमें से करंट ना फ्लो कर रहा होता, इसमें से करंट ना फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा था इसमें से, I2 करंट फ्लो कर रहा था सपोज, तो तो सर इसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती फिर,
इसकी मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी होती फिर, हाँ इसकी नहीं होती तो दूसरे की तो होती ना। तो देखो ये बड़ी वाली कोई एज इट इज होती फिर छोटी वाली का करंट जाता और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता। तो I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का दायरा तो यही रह गया। अब इस I2 मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसमें से पास होगी और कितना एरिया कवर करेगी, इतना एरिया कवर करेगी इसका, और उतनी एरिया में फ्लक्स होगा। तो I2 की वजह से पहले तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखो, तो I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं अब दूसरा केस बता रहा हूं, सपोज छोटी वाली कॉइल की वजह से अगर म्यूचुअल इंडक्शन निकालना हो कितना आएगा, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। तो I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2। वहां पर N2 क्या बन जाता है, कैपिटल N2 अपॉन L। तो फॉर्मूला N2 I2 इंटू B2। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास हो रही होगी तो इसके अक्रॉस का फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी। इसके अक्रॉस का फ्लक्स कितना, फाइव T1। इसके नंबर ऑफ टर्न्स के क्रॉस कितने नंबर ऑफ टर्न्स, N1। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, B2। बट एरिया A2 नहीं होगा, जैसे एरिया A2 तो ये पूरा का पूरा है, बट मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है इतने एरिया में से ही, और वो एरिया किसका था, वो एरिया था A1 का। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा, सॉरी A1 नहीं, ये A1 तो ये था, वो एरिया था A2 का। तो मुझे यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, A2 ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कितना एरिया कवर कर रही है, जस्ट A2 एरिया कवर कर रही है, पूरा पूरा A1 कवर नहीं कर रही है। तो फ्लक्स को निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, तो कितना एरिया, A2 एरिया, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, अब N1 एज इट इज, ठीक है, B2 की जगह N2 I2 आ जाएगा। ठीक, तो ऑटोमेटिकली φ2 का फॉर्मूला बन जाता है क्या, ये सही है, बट यहां पर I2 आ जाएगा। तो ऑल्सो φ t 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि प्रोपोर्शनल टू क्या होता, I2। इन दोनों को अगर आप इक्वेट करते तो इस बार I2 इधर और I2 इधर, ये कैंसिल आउट हो जाते, और इधर क्या था, M12। तो फॉर्मूला फिर से क्या मिलता, फॉर्मूला सेम आता। तो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 1 ऑन 2 या म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 2 ड्यू टू 1, दैट ऑलवेज रिमेन्स सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इतना ध्यान रख लो। अब कईयों के दिमाग में क्वेश्चन और चल रहा होगा कि सर जब एक पर्टिकुलर कॉइल का करंट चेंज हो रहा है और हम कह रहे हैं दूसरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है, क्या उसकी अपनी कॉइल में क्या सेल्फ इंडक्टेंस नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, सेल्फ इंडक्टेंस भी हो रहा होगा। तो क्या एल और एम में कोई रिलेशन है, तो चलो आप वो भी चेक करते हैं। तो भाई सपोज एक बार के लिए मान लिया ड्यू टू I1, अगर I1 चेंज हो रहा होता तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता, L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 स्क्वायर A1 अपॉन L, इक्वेशन नंबर 1 आ जाती। और अगर ड्यू टू टू I2, अगर I2 चेंज हो रहा था फिर L2 की वैल्यू आती। तो L2 की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट N2 स्क्वायर A2 अपॉन, ये हो जाती इक्वेशन नंबर 2। क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एक बार के लिए। तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, L1 L2। ध्यान से देखो, म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट का हो गया स्क्वायर, N1 स्क्वायर और N2 स्क्वायर, N1 स्क्वायर और N2 स्क्वायर एज इट इज, A1 इंटू A2 डिवाइडेड बाय क्या है, L इंटू L, तो दैट बिकम्स L का स्क्वायर। अब मुझे L और M के बीच का रिलेशन अगर निकालना है तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला मुझे चाहिए म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L, दोनों केस में A2 आना चाहिए था, दैट इज स्मॉलर एरिया आना चाहिए था। तो यहां पर आपके पास म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L का होल स्क्वायर है, बट A2 का होल स्क्वायर नहीं है। तो उसको होल स्क्वायर बनाने के लिए A2 से नीचे डिवाइड कर दो और A2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, अब ये बन जाएगा। तो म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L का हो गया ये होल स्क्वायर, और क्या मिला, A1 अपॉन A2 मिल गया इधर, और इधर आपके पास क्या है, L1 L2। अब इस चीज को पहले क्या करो, पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, आपको क्या मिल जाती है, L1 L2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन M का स्क्वायर A1 अपॉन A2। तो आपको क्या मिलेगा, रूट ले लिया जाए तो रूट इधर आया अंडर रूट L1 L2, इधर आया M और इधर आया रूट A1 अपॉन A2। तो रूट A2 अपॉन A1 की वैल्यू क्या आएगी, रूट A1 अपॉन A2 की वैल्यू आ जाएगी M अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 L2। ये पर्टिकुलर चीज एक कांस्टेंट है,
एरिया ऑफ द टर्न्स चेंज तो नहीं होने वाला। और उस कांस्टेंट को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला के से रिप्रेजेंट होता है और आता है m अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 L2। k इज इक्वल टू m अपॉन अंडर रूट L1 L2, तो इसका यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। क्यों? कोई यूनिट क्यों नहीं? ध्यान से देखो, इनडायरेक्टली k का फॉर्मूला ये भी तो है, अंडर रूट A2 अपॉन A1। बिल्कुल है, बिल्कुल है, अंडर रूट A2 अपॉन A1। तो स्मॉलर एरिया ऊपर है और बड़ा एरिया नीचे है, तो एरिया अपॉन एरिया कैंसिल हो गया, तो कोई यूनिट नहीं बचा। फिर दूसरी चीज, इसकी रेंज क्या होगी कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की? रेंज होगी 0 से 1 तक। 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बराबर हो सकता है, क्योंकि एरिया A2 स्मॉलर है, ऊपर है, वो हमेशा छोटा ही होगा। बराबर हो गया तो ऑटोमेटिकली k की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की अगर कोई रेंज पूछ ले तो रेंज कितनी है? 0 से लेके 1 तक। यहां तक कोई डाउट? डाउट डाउट कह रहा हूं, डाउट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। ये तो चलो आप लोगों ने सोलेनॉइड के ब्याह पर पढ़ लिया भाई कि उनके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन होगा या नहीं होगा। अगर ऐसे ही क्वेश्चन रिंग्स के लिए आ जाए, रिंग्स के लिए कि दो पर्टिकुलर रिंग्स प्लेस्ड है कोएक्सियली, उनके अक्रॉस बताओ म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो कितना होगा, तो उसके लिए भी अपने लोग फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। सपोज एक आपने छोटा रिंग लिया, इसका रेडियस है R1, और एक आपने बड़ा रिंग लिया, ठीक है, उसका रेडियस कितना है R2। तो आपको इसमें भी M निकालना है, M निकालना है। सपोज इसमें अगर कोई करंट I2 फ्लो कर रहा है उसकी वजह से, तो ठीक है भाई, ध्यान से देखो, इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसकी वजह से होगी, है ना। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर गई तो इसके अक्रॉस एक फ्लक्स पैदा होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अक्रॉस एक ईएमएफ पैदा होगा, और ईएमएफ होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो म्यूचुअल इंडक्शन तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2 that will be equal to B2 is equal to mu naught upon 4 pi 2 pi I2 upon R, 2 पाई I2 अपॉन R2। चाहो तो पाई से पाई काट दो, 2 जा हो जाएगा, तो क्या मिला? म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2। दिस बिकम्स व्हाट? B2। इक्वेशन नंबर 1। B2 की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2। ये मैग्नेटिक फील्ड अब इसमें से पास होगी, तो यहाँ का फ्लक्स कितना? तो फ्लक्स होगा φ1 के अक्रॉस का, जो टोटल फ्लक्स होगा φ1 के अक्रॉस का, वो कितना होगा? इसका एरिया और इसकी मैग्नेटिक फील्ड उसमें से पास हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी पास हो रही है? 2, B2। B2 मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, इसका एरिया कितना? A1। तो ठीक, B2 की जगह आ गया म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2 इंटू एरिया, इसका कितना? पाई R1 का स्क्वायर, ये आ गई φT1 की वैल्यू। ऑल्सो भाई यहाँ का जो फ्लक्स है वो इसका करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, जैसे अपने लोग म्यूचुअल इंडक्शन ऑलरेडी पता कर चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। दैट बिकम्स φT1 विल बी इक्वल टू M12 I2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। क्या करें? दोनों को इक्वेट कर दे, तो इक्वेट करने के बाद देखो, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू I2 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I2 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 2R2। तो I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो M12 की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू नॉट पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 2R2। So this is the simple formula for mutual induction of two coaxial rings के लिए। तो यही है अपना म्यूचुअल इंडक्शन में, इतना कर लीजिए काफी हो जाएगा, और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए ई इज इक्वल टू डीएम अपॉन dt वाले के ऊपर, तो अच्छा खासा उससे भी कंसेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा, ट्रस्ट। ठीक है, ई इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी, फाई की जगह एम आई लगाया, एम बार आ गया, डी आई ओवर डी टी बच गया। ठीक है, तो हमेशा डी आई ओवर डी टी क्या होता है? तो डी आई फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट करना है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा, और डी टी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। वो माइनस एन कभी कभी बार वाले माइनस एन से कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इन न्यूमेरिकल्स को करते समय फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है, वरना गलतियां बढ़ सकती हैं आपकी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, की वर्किंग हार्ड। बोर्ड अब थोड़े लेट हो गए तो अपने आप को टाइम देना शुरू कर दो, ये मत समझना बहुत लेट हो गए। गॉड ब्लेस यू ऑल।